प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 के अंतर्गत NCERT RBSC सिलेबस 2021-22 के अंतर्गत जो लागू हुआ है, उसके अंतर्गत अध्याय 2 आता है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में अपन पढ़ते आ रहे हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। आपने कभी देखा होगा कि भोजन खट्टा कड़वा क्यों होता है। कभी कभार आपके परिवार में कोई परिवार वाला अधिक मात्रा में भोजन कर लेता था तो वो अम्लता से पीड़ित हो जाता था, तो आपने उसको बेकिंग सोडा, सिरका, नमक ये दिया होगा उनको। आपने कभी सोचा है कि इसका क्या प्रभाव होता है, अम्ल क्षार के क्या गुण होते हैं। अपन देखते हैं अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल इंग्लिश में इसको एसिड कहते हैं और एसिड लैटिन भाषा के शब्द एसिड से बना है, जिसका अर्थ है खट्टा, जिसका अर्थ लिया जाता है खट्टे से। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्थर को ये लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पत्थर को ये लाल कर देते हैं और अम्ल जल में घुल करके H+ आयन देते हैं। अम्ल जल में घुल करके और H+ आयन देते हैं। क्षारक दूसरा आता है क्षारक, जिसे इंग्लिश में बेस कहते हैं, BASE बेस। अम्लों के विपरीत गुण रखने वाले जो पदार्थ हैं उनको एकलकी कहा जाता है। एकलकी अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है पौधों की राख। एकलकी अरबी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है पौधों की राख। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्थर को ये नीला कर देते हैं। जो क्षारक होते हैं लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। क्षारक जल में घुल करके और OH- आयन देते हैं। दूसरी बात आती है कि अम्ल और क्षार का पता कैसे लगाया जाता है। इसके लिए सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी सब्जी लग जाती कपड़े पर तो उसको साबुन से धोने पर वो लाल भूरे रंग का हो जाता था। अगर उसको ज़्यादा धोते तो वो वापस पीले कलर का हो जाता है। तो ये किसके कारण है, जो साबुन है वो क्षारीय है तो अम्ल के गुण को वो क्षारीयता है, तो अम्ल के गुण के कारण ही वो लाल हो जाता था। इनकी जो पता करने के लिए कि अम्ल है या क्षार है तो लिटमस का उपयोग किया जाता है। कहीं इसे हल्दी है तो हल्दी थी उसमें, तो हल्दी को प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। दूसरा एक है लिटमस। लिटमस प्राकृतिक सूचकों में आते हैं। दूसरे इनके गुणों का पता लगाने के लिए संश्लेषित सूचक भी प्रयोग में लिए जाते हैं। इनमें आता है मेथिल ऑरेंज। दूसरा आता है फिनोप्थैलिन। मेथिल ऑरेंज है, ये नारंगी कलर का और पीला होता है, पीला या नारंगी कलर, पीला या नारंगी कलर का होता है। फिनोप्थैलिन रंगहीन होता है। तो ये भी अम्ल और क्षार के परीक्षण में काम में लिए जाते हैं। इन्हें संश्लेषित सूचक कहा जाता है। क्या आप जानते हैं इसके अंतर्गत जो लिटमस है, लिटमस क्या होता है। लिटमस ये बैंगनी रंग का एक रंजक होता है। जो लिटमस होता है बैंगनी रंग का ये रंजक होता है और थैलोफाइटा समूह के लिचेन पादप लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। कवक और शैवाल का जो संश्लेषित रूप है उसे कहते हैं लाइकेन। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। जब ये लिटमस न तो अम्लीय होता है और न ही ये क्षारीय होता है तो ये बैंगनी रंग का होता है। न अम्लीय हो और न क्षारीय हो तो ये बैंगनी रंग का होता है। प्राकृतिक पदार्थ ऐसे जो सूचक के रूप में उपयोग करते हैं उनमें लाल पत्ता गोभी है, हल्दी, हाइड्रेजिया है, पेटूनिया है, जेरानियम है। ये सभी अम्ल सार को सूचित करने के लिए काम में लिए जाते हैं, जो प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। अगला आता है क्रियाकलाप 1, अम्ल क्षार के परीक्षण। और अम्ल क्षार के जो परीक्षण है, लाल लिटमस पत्र, नीले लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थैलिन पर
क्या प्रभाव पड़ता है अम्ल और क्षार का। देखिए पिछली कक्षा में आपने कुछ अम्ल और क्षार के सूत्रों के बारे में पढ़ा था। इनमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सूत्र होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। देखिए इसमें लाल लिटमस पत्थर पर अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जो नीला लिटमस पत्थर है उसको लाल कर देते हैं सभी अम्ल, और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं, अम्ल फिनोप्थैलीन डालते हैं जब अम्ल में, तो जो वो विलयन है वो कैसा हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। जैसे नींबू के रस में डालेंगे तो वो रंगहीन हो जाता है। जो फिनोप्थैलीन होता है वो भी एक रंगहीन ही द्रव्य है। अगर क्षार में डालते हैं फिनोप्थैलीन तो गुलाबी रंग का हो जाता है विलयन। मैथिल ऑरेंज को जब अम्ल में डालते हैं तो लाल रंग का हो जाता है, और क्षार में डालते हैं तो पीले रंग का हो जाता है। तो इस तरीके से ये रंग परिवर्तन करते हैं अम्ल और क्षार के। क्रियाकलाप 2 है, उसमें क्या होता है कि बारीक कटे हुए प्याज के टुकड़े लेते हैं और उसको एक प्लास्टिक की थैली में बांध करके और फ्रिज में रख देते हैं रात भर। फिर निकाल करके उस कपड़े को काट करके 2 भागों में बांट लेते हैं। एक कपड़े पर HCl डालते हैं और एक पर NaOH की कुछ बूंदें डालते हैं, और उसकी गंध की पता लगाते हैं कि किस तरीके की गंध, तो उसकी गंध में क्या हो जाता है, एक विशेष परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो गंध में परिवर्तन होता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक कुछ होते हैं, उनमें वेनिला है, प्राकृतिक रूप से प्याज है, लौंग है। इनको गंधीय सूचक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। देखिए अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और गैस बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। अपन क्रियाकलाप देखते हैं 3। अम्ल तथा क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया अगला टॉपिक आता है इसमें। क्रियाकलाप 3, इसमें क्या करते हैं, एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड पर एक परख नली को लगा लेते हैं, परख नली में दानेदार जिंक डालते हैं और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को डाल देते हैं। दोनों में क्रिया होती है और बुलबुलों के रूप में हाइड्रोजन गैस निकलती है नली के द्वारा, और एक साबुन के विलयन के टब में इस गैस को निकलने देते हैं। इस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो फट फट की आवाज़ के साथ जलती है गैस, फट की आवाज़ के साथ जलती है। तो गैस कौन सी है, ये हाइड्रोजन गैस। गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। इसकी जो अभिक्रिया है उसको लिख सकते हैं अम्ल प्लस धातु रिएक्शन लवण हाइड्रोजन गैस। लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं अम्ल धातु के साथ क्रिया करके। H2SO4 प्लस Zn जिंक रिएक्शन ZnSO4 और H2 गैस, यह लवण बनता है और यह बनती है गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है यहाँ पर। एक अन्य उदाहरण और लेते हैं, क्रियाकलाप 4। इसमें क्या करते हैं कि जो पिछली प्रक्रिया है उसी के अंतर्गत एक परख नली में दानेदार जिंक ले लेते हैं और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, NaOH डालते हैं उसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। डालने पर क्रिया करके और सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2 और बनती है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अगली देखते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया।
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जो धातु होती है, धातु कार्बोनेट है, उसके अंतर्गत हाइड्रोजन लगा देते हैं तो वो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता है। जैसे Na2CO3 है, तो ये क्या है, धातु का कार्बोनेट है, और इसमें H लगा दो तो ये हो गया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। इसकी जो अभिक्रियाएं हैं वो देखते हैं। क्रियाकलाप 5, एक परखनली A और B, दो परखनली ले लेते हैं। A परखनली में सोडियम कार्बोनेट लेते हैं और B परखनली में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। B परखनली में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। दोनों परखनलियों में तनु HCl की कुछ कुछ बूंदें दोनों में डाल लेते हैं। अब इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसके विलयन से गुजारते हैं तो इसमें गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी से गुजारते हैं। लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है जल। कि धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अभिक्रिया देख लेते हैं अपन। Na2CO3 प्लस HCl अम्ल डाला जाता है इसमें तो लवण बनता है सोडियम क्लोराइड प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है यहाँ पर। दूसरा, धातु का हाइड्रोजन ऑक्साइड ले लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अभिक्रिया होती है तो यहाँ सोडियम क्लोराइड लवण बनता है, सोडियम क्लोराइड ये बनता है लवण और जल, और ये बनती है गैस, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देखी अपन ने।